और नोटेशन में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि बार बार कहता हूँ, साइंस में आपको पॉइंटेड क्वेश्चन दिए हैं और मैथ्स में भी मैं 2022-23 के सेशन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो रिवीजन वर्क आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप देखते हैं, उसको उस सम्स को आप करते हैं अपनी कॉपी में, उतना ही अच्छा होता है। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आपको दिए हैं क्वेश्चन और उनके जो टाइप्स हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन में 3, 4, 5 टाइप आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर के, और उन्हीं को करें आप। श्योर है कि उससे ज्यादा तो कुछ आना ही नहीं। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करो रिवीजन टाइम में। पहले तो करो, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। यहाँ भी क्वेश्चन मिले वहां से करो, जितनी बुक्स आप कर सको उतना करो। लेकिन जब रिवीजन टाइम में है तो फिर हमें पजल नहीं होना चाहिए। पजल हो जाएंगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बड़े आसानी से हो सकते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट रखना है। और आज हम बात करेंगे आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आप देखिए बिल्कुल पॉइंटेड 5 से 6 टाइप के मैं आपसे क्वेश्चन बात करूंगा और धनाधन क्वेश्चन आप फिर सॉल्व करके दोगे, है ना। सिर्फ इनको और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको आसपास मिलते हैं एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। तो अब सबसे पहली बात मैं आपको टाइप 1 और स्टार्ट करता हूं बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन से। और इजी क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो मैं आज आपके सामने दे रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है और आसान, बिल्कुल आसान। आप देखें अब ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि पेरीमीटर, इस डायग्राम का पेरीमीटर गिवन है कितना, 21। पेरीमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर और आपको यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। होता सर, सो सिंपल, सो इजी। ऐसे तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि पेरीमीटर होता क्या है। सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब बाउंड्री से होता है। ये जो चारों साइड में आप देख रहे हो ये पेरीमीटर है, ये नहीं है, ये तो विद इन द डायग्राम है ना, ये नहीं है। लेकिन ये नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये तो ऑलरेडी हमारा एक इक्वेशन गिवन है। देखिए इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैं उतना डीपली जाऊंगा तो रिवीजन क्या करवा रहा हूँ। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 गिवन है। अब आते हैं आगे, क्या अगर ये x माइनस वाई है, जो कुछ भी वैल्यू आएगी ये आमने सामने के साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये a है तो ये भी a होगा। अब आप देखना अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम को अगर हम देखें तो 3 प्लस 3 प्लस a प्लस ये कितना है, ये दोनों इक्वल है ना, तो 5 लिख दो और प्लस में a, ये सब मिलकर के पेरीमीटर के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 11 प्लस a इज इक्वल टू 21 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ध्यान से आप देखें a की वैल्यू कैसे भाई, 2a की वैल्यू है, सॉरी, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू अगर 5 है, ये अगर 5 है, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 5। अब देखो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं।
अब दो इक्वेशन बन गए ना, फर्स्ट और सेकंड, तो सोल्व करना आता है ना आपको? कैसे करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 5, 2x is equal to 10, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी? 5। अब जब x की वैल्यू 5 आ गई, तो इस वैल्यू को जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आप लोग एसएसटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एसएसटी में ही रह जाएंगे तो चूंकि मैथ्स के लिए काफी कम टाइम है। सेकेंड टाइप पे आ रहा हूं मैं। मैथ्स के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है रिवीजन के लिए, तो आप करें, हिंदी भी करना है, एसएसटी भी करना है, बट डेली वाइज जो मैथ्स है, मैथ्स डेली प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप 4-5 दिन सो गए ना, या छोड़ दिया आपने इसको प्रैक्टिस के लिए, तो फिर गड़बड़ है, फिर नहीं हो पाएगा। अब हम सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने जो टाइप करवा रखा है, जो करवा रहा हूं मैं, सिर्फ उसको करो, करो उसको, देखो अपने आप। फिर मैं बताऊंगा आपको 21 तारीख को, मैं एग्जाम के बाद, कि जो मैंने करवाया वो आपने किया, और किया तो अच्छा कर लिया, और नहीं किया तो पछताते रह गए। उसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं, है ना? साइंस के पेपर से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आ जाता हूं अगले क्वेश्चन में। 5/x-1, 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और ऐसे ही दिया हुआ है कि 6/x-1 प्लस माइनस है 3/y-2 इज इक्वल टू 1। अब इस टाइप के इक्वेशन में भी हो सकता है कई बार यहाँ पे x प्लस वाई, x माइनस वाई ऐसे करके भी हो, लेकिन देखना क्या है? देखना हमें ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है। यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो देखो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5/1/x-1, यानी रियल जो फ्रैक्शन है वो 1/x-1 है। तो हमें इसी को मानना है कि लेट 1/x-1 इज इक्वल टू कुछ भी मान u, एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v। अब अगर हमने लेट कर लिया तो ये इक्वेशन क्या बनेगा साहब? 5u प्लस v। थोड़ा साइड से लिखता हूं, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से सोल्व करना है हमें। कैसे करेंगे सोल्व भाई? तो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो देख लेंगे ध्यान से। हमें u या v, इन दोनों में एक वेरिएबल को इक्वेट करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो फर्स्ट में सेकेंड वाले से, सेकेंड वाला का कोफिशिएंट क्या है? 6, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगा दिया माइनस, और फिर सेकेंड वाले को हमने किससे कर दिया? सॉरी, सेकेंड वाले को कर दिया फर्स्ट। अब देखो, जब 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसका मतलब है कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 जा 30u, 6v 12, और 5 से करेंगे 30u, 15v 5। अब क्या करते हैं, क्योंकि दोनों को माइनस करना है, और माइनस प्लस देखते कहां से हैं कि माइनस करना है या प्लस करना है? वो देखते हैं इन दोनों के साइन से। अगर दोनों का साइन प्लस है तो माइनस बीच में हम करेंगे, अगर दोनों का साइन अलग होता है, एक प्लस और एक माइनस होता, तो यहाँ प्लस करना होता। डिफरेंट साइन में प्लस, सेम साइन में माइनस होता है। तो
जब हमें माइनस करना है तो बाद वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसल। और 6 प्लस का और 15 भी प्लस का, भाई जब दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 21v। और यहाँ पे ये प्लस का और दूसरा माइनस का माइनस हो जाएगा 7, यानी v की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3। अब क्या करेंगे, जब एक वैल्यू आ गई तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। क्या आई है बेटा, v की वैल्यू आई है 1/3, तो v की जगह हमने पुट कर दिया 1/3। तो 5u इज इक्वल टू, प्लस का उधर गया माइनस बन गया, एलसीएम ले लिया हमने, और 5u इज इक्वल टू 5/3, u की वैल्यू आ गई, ये भी सेम आ गई 1/3। तो u भी और v भी अपने पास दोनों आ गए, लेकिन हमें तो चाहिए x और y ना, क्वेश्चन में तो x और y है। तो जहां पे u है, देखना ध्यान से, जो 1/x-1 को हमने u माना था, तो u की वैल्यू 1/3 है, हमने 1/3 पुट कर दिया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। और ऐसे ही जब हमने v को माना है 1/y-2 और इसकी भी वैल्यू 1/3 आई है, तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। दैट्स योर आंसर। तो सिंपल। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, जो आपको करना ही करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। मैंने कहा ना 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उतने की आप जितना प्रैक्टिस कर लें, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। मैं नहीं कहता कभी कि आप 10-20 सैंपल पेपर जो होते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, वो करो, ये करो। रिवीजन टाइम है भाई, उसके पहले करो ना ये सारी चीजें। रिवीजन टाइम में तो टारगेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफिकली। एक क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ भाई, खुल जाओ सिम सिम, एक क्वेश्चन निकल जाओ ग्राफ का। ये, और ये लिखा है 2x + y = 6, और दूसरा लिखा है 2x - y = -2। ऐसा। अब अभी तो हमने जो सॉल्यूशन किया था वो बाय एलिमिनेशन किया था। अब इसको हम ग्राफिकली प्रूव करेंगे, सॉरी वैल्यू निकालेंगे x और y। बहुत आसान है, देखते जाइए। लेकिन कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना है। कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है हमें? तो बात सबसे पहले है कि अक्सर ये देखा जाता है, स्कूल में मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चों के बैग में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही नहीं है। अरे अब तो ऐसा जमाना है, मोबाइल से इतना दोस्ती हो गई है कि लोग पेन भी भूल जाते हैं। आज पेन नहीं लाया उसे, ओह बड़ा गड़बड़ है भाई। अब हथियार लेके बॉर्डर पे नहीं जाओगे। अगर जो हमारे सेना के अधिक लोग हैं, अगर वहां पे सेना हथियार लेके ना जाए कि मैं तो बैरक में भूल आया, तो फिर दुश्मन से रक्षा कैसे होगी? तो जब आप हथियारी घर भूल आए तो कैसे आप क्वेश्चन करोगे? तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसिल, कटर, इन शार्पनर जो होता है, इसकी बहुत जरूरत है। और आपका पेंसिल बिल्कुल शार्प होना चाहिए। आप इसकी चिंता ना करो कि जब हम लाइन हमने खींचा तो वो बिल्कुल पतली दुबली लाइन आई, आने दो भाई, वो देखना एग्जामिनर का काम है। आप अगर उसी लाइन को डबल करोगे, ट्रिपल करोगे कि थोड़ा दिखे गहरा, तो समझ लो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि जब आप डबल ट्रिपल करोगे, मैथ्स इसको अलाउड नहीं करता, और आपकी डायमेंशन थोड़ी भी दाएं बाएं हुई
तो जो एग्जामिनर है उसके मूड पे वो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा, कट कर देगा, यूं काटा। तो शार्पनर, शार्प पेंसिल और बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए करते क्या है, बहुत आसान है। अब दोनों के लिए एक टेबल बनाएंगे पहले। एक तो इक्वेशन है अपना 2x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = -2। देखिए कैलकुलेशन एक बार रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना जरूरी है। और दूसरा चेक होता है जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब, अभी बताऊंगा मैं जब आपको रफ स्केच करके दूंगा। देखो अब हमने क्या किया, यहां से जो दोनों में जो आपको लगे कि दोनों वेरिएबल में जिसकी वैल्यू निकालनी आसान है वो आप निकाल लें। जैसे यहां मुझे दिख रहा है कि y की वैल्यू मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 6 और 2x को ट्रांसफर कर दिया -2x। इधर हमने देखा कि y की वैल्यू यहां भी निकालनी आसान है, 2x + 2। इसके बाद एक बना दो टेबल प्यारा सा, और टेबल इधर भी बनाना पड़ेगा दोनों के लिए, और इसमें कम से कम 4 ब्लॉक, ऐसे तो 5 रहे तो बड़ा बढ़िया है ना, बना दो। चलो बना दिया। अब क्या करते हैं, जो राइट साइड में वेरिएबल है उसको ऊपर लिखना है, जो लेफ्ट साइड में है वो नीचे लिखना है। राइट साइड के वेरिएबल को ऊपर, लेफ्ट साइड के नीचे। इन दोनों में कभी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि एक टेबल में y ऊपर है x नीचे, इसमें x ऊपर। तो अगर ऐसा करोगे अलग अलग तो आपका ग्राफ गलत आएगा, आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो वेरिएबल को बड़ा ध्यान से आपको देखना है कि कैसे पुट करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी चीज देखें, पॉजिटिव तो होनी चाहिए, कोशिश करें जीरो भी हो और कोशिश करें एक निगेटिव भी हो। हाँ, जब आप वैल्यू पुट करें तो जो रिजल्ट वैल्यू आती है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप वैल्यू चेंज कर दो। कैसे, जैसे हमारी मर्जी है कि x की वैल्यू हम 0 पुट करें, तो 0 पुट करें तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, और 6 - 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमारी मर्जी है कि x की जगह हम 1 पुट करें, तो 2 1 जा 2 और 6 - 2 की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारी मर्जी है 2 पुट करें, तो 2 2 जा 4 और 6 - 4 वैल्यू आ जाएगी 2। और मैंने कहा एक निगेटिव जरूर रखना चाहिए, इससे एक्यूरेसी हो जाती है ग्राफ में। तो हम -1 रख देते हैं, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 6 + 2 की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहां से देखते हैं दूसरे जो हमारी वैल्यूज है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दे, तो ये तो 0 हो गया यानी 2। हमने पुट कर दिया 1, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 और 2 4 हो गए। अब हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6, और एक वैल्यू ले लेते हैं निगेटिव। तो माइनस अगर लेंगे x की वैल्यू तो -2, और -2 + 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आ जाते हैं अपने ग्राफ पे, जरा देखना ध्यान से, जरा देखना ध्यान से। इसे हम कहते हैं x एक्सिस, और ये जो है ये है हमारा y एक्सिस। यहाँ पे ये ओरिजिन है, लाइंस में आपने पढ़ा है 0 0 है। इधर पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है, पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं हम, इधर भी पॉजिटिव, और डाउन में नेगेटिव वैल्यू। इधर नेगेटिव। अब आ जाते हैं ग्राफ, देखना ध्यान से। x की वैल्यू फर्स्ट लाइन के टेबल के लिए 0 है, तो आप खड़े हो जाएं 0 पे, ये 0 है, खड़े हो गए। और y की वैल्यू 6 है, तो y 6 है, तो यहाँ पे पहुंच जाइए, ये लो जी, और हमने लगा दिया गोला। का है, कभी गए हो ना तीरंदाजी वगैरह जो गेम वगैरह होता है,
जब तीर चलाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पे एक गोला बना, निशाना अच्छा बैठता है। जब आप अपना स्केल लगाओगे तो निशाना बिल्कुल सटीक आएगा। इसके बाद x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हम खड़े हो गए 1 पे, और y की वैल्यू 4, तो यहां से लुढ़क के चले गए 4 पे, यहां आ गए 4। अब ऐसे ही x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू भाई 2, और y की भी वैल्यू 2, तो लुढ़क के आगे 2 के सामने, और यहां से x की वैल्यू -1 भी ले लेते हैं, और 8 है, ऊपर है 7 8, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले ली -1 8। अब देखना, जब हम इसे फ्री हैंड से नहीं करना, मैं तो वैसे रफली स्केच कर रहा हूं, जब आप स्केल लगा के करेंगे तो आप देखना, अगर एक ही लाइन में सारे पॉइंट आ रहे हैं, समझना बिल्कुल टनाटन हमने किया है। और अगर वो दाएं बाएं आ गए, एक आध पॉइंट अगर ऊपर नीचे आ रहा है, समझना उस वैल्यू को रखने में हमने कोई गड़बड़ कर दी है, उसको चेक कर लेना। ओके, उसी वैल्यू को। अब हम आ जाते हैं आगे, और इस लाइन के लिए आते हैं। क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, ओके, y की वैल्यू 2, ओके, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। अरे यही वो कल्प्रिट है जो डबल डबल आ गया। देखना, यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन अभी लाइन ड्रॉ करने के बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, आ गए हम यहाँ, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, यही रहना पड़ेगा, है ना। अब आप देखो, इसको जब क्या कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन में हम पहुंच गए, स्ट्रेट लाइन में। अब आप देखो, इस पॉइंट पे हमने 2 बार इधर से भी हमने कट किया है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो यही है। क्या है वैल्यू, 1 पे थोड़े ना थी, ये x की वैल्यू 1 और 4 यहाँ है। रफली स्केच में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब आप देखो, ये 1 पे और इधर से 4 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी 4, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो जो ग्राफिकली है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जहां तक बात आप ये सोचें कि स्टैंडर्ड है या बेसिक है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। जिस क्वेश्चन पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन नंबर पे क्वाड्रेटिक आएगा, इस क्वेश्चन नंबर पे एपी का आएगा, तो वो सेम पैटर्न फॉलो होना है दोनों के लिए, चाहे वो बेसिक के बच्चे हो या स्टैंडर्ड के। फिर फर्क क्या है, फर्क है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल में। थोड़ा सा आसान बेसिक के कैलकुलेशंस होते हैं, और स्टैंडर्ड के थोड़े से, तो आप उस अनुसार से प्रैक्टिस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे टाइप नंबर मेरे ख्याल से 4 है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं बात कर रहा हूं आपसे, और मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन में बता देता हूं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है 6x + 2y = 3 and kx + y = 2। अब यहाँ पे इसने कहा कि फाइंड k फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो 3 कंडीशन है, एक इनफाइनाइट का है, एक यूनिक का है, और एक नो सॉल्यूशन का है। 3 कंडीशन है, और आप अब उन कंडीशन को मैं समझाने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो वो आप उसमें देखेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन होता है, आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप सिर्फ याद करें कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दोनों तीनों इक्वल होते हैं। ये A1 है, B1 है, कोफिशिएंट जो होता है, और ये लास्ट जो कांस्टेंट है वो C1 है।
इसी तरह A2 है, B2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो 1 C2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और ये C2। अब आप वैल्यू पुट करो, क्या यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे k है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और आप किसी एक तो k वाले को और एक कांस्टेंट वाले को, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक k वाले को एक कांस्टेंट वाले को, आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो, और यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि 6/k इक्वल है 2/1k। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो k की 2k की वैल्यू 6 आ जाएगी, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप इधर भी देखोगे ना, मान लो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एक k वाले को और एक जो कांस्टेंट है उसको, तो यहां से भी वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 12 और k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। तो इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमने बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन दिया है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड वाले। स्टैंडर्ड वालों की मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई बेसिक स्टैंडर्ड में क्वेश्चन के नेचर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है, जो के निकालना है तो दोनों में ही के निकालना होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा डिफिकल्टी लेवल का। अब जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि दिया हुआ है क्वेश्चन 2m-1x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस n-1y इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड m and n फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंडीशन वही सारी है, क्या हमने देखा है कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी 2m-1/3 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ से दो कंडीशन है, एक तो ये भी इसके इक्वल है, दूसरा n वाला भी इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए ना कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट के बराबर दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2m-1 15 यानी 4m-2 15, तो m आ गया कितना 17/4, और ऐसे ही यहाँ से कर देंगे हम, तो 5m-5 इज इक्वल टू 6, और n की वैल्यू 11/। अब ये मैंने आपको टाइप 4 भी समझा दिया, आप ये देखते जाओ 5 मार्क्स टू 7 मार्क्स के चैप्टर, और मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। और फिर मैंने कहा ना 21 को हम वो करामात भी दिखाएंगे आपको, फिर से वो जो हवाई वाले हैं उनकी गठरी फिर से बांध दूंगा, जो करवाया टाइप वाइज करवा रहा हूँ, करो उसको दबा के, और उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ वहां से ढूंढ के कर लो। अब देखो टाइप नंबर 5 पे मैं आके रुक जाऊंगा, और लीनियर को यहीं पे मैं द एंड कर दूंगा। बताइए, एक चैप्टर से मैं 3, 4 या मैक्सिमम 5 टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको रिवीजन के लिए, और क्या चाहिए। बच्चे 10th में हैं, बच्चों की जान थोड़े ना लोगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, परेशान हो जाएंगे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, अब मैं टाइप 5 में आ जाता हूं, और इसको कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जिनको वर्ड प्रॉब्लम यानी कि हिंदी समझ में आती है उनके लिए भी ठीक है, जिनको नहीं आती है तो पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो हिंदी वाले को थोड़ा सा आप रीड आउट कर लो, वर्ड प्रॉब्लम में बातें समझ में आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ कि 4 चेयर्स, सबसे इजी क्वेश्चन और बेसिक वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं अब, और सीट बेल्ट बांध के कॉपी कलम लेके और बिल्कुल ध्यान से देखिए
cos 2100। सबसे बड़ी चीज होती है जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और अपने आप को परेशान कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम पढ़े भी रहते हैं ना, वो भी हमारे माइंड से आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, सब होगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ वन शेयर एंड वन टेबल। हमारी जो थिंकिंग पावर है उस पर अपना कंट्रोल होता है, और अगर हम चाहते हैं तो बड़े अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम हड़बड़ा गए क्वेश्चन को देख के, तो मैंने तो अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, टू द पॉइंट रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। वो आपके डर को निकालने की जरूरत है। आप डरो मत। मैं बार बार कहता हूँ कि जब बैठ गए हम एग्जाम में तो मैं राजा हूँ। अब तो मैं जो लिखूंगा वही लिखूंगा ना, कोई मेरे पेपर पे आके थोड़े ना लिखेगा, मुझे ही लिखना है। तो अब देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, देखो 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट इतना है, 5 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट इतना है, 1 चेयर और 1 टेबल का बताना है। और मैथ्स या न्यूमेरिकल में हमेशा हमने देखा है कि जो पूछता है उसी को हम लेट कर लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू एक्स रुपीज। रुपीज रुपीज लिख लेना आप। एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू वाई। तो कंडीशन क्या बन गया? 4 चेयर लिया इसने, एक चेयर के लिए x पे कर रहा है तो 4 चेयर के लिए 4x पे करेगा। 3 टेबल लिया इसने, एक टेबल के लिए y पे कर रहा है तो 3 के लिए 3y पे करेगा। लेकिन टोटल ये दे रहा है 2100। और ऐसे ही 5 चेयर के लिए 5x यूज करेंगे, 2 टेबल्स के लिए 2y यूज करेंगे, और टोटल इसे पे करना होता है 1750। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई करके बाय एलिमिनेशन हम सोल्व करते हैं। तो इसके आगे आप सोल्व करें। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कहाँ आ जाए? टाइप 5 के अगले वर्ड प्रॉब्लम पे। और मैं भी गिना चुना दे रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम, बड़े ध्यान से करना है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको देते जा रहा हूँ। और बस इतना कीजिए, इससे ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। अब आ गए ए बोट कवर्स 14 kilometer in upstream and 20 kilometer in downstream in 7 hours. Also, it covers कितना है 22 किलोमीटर upstream and 34 kilometer downstream in 10 hours. In 10 hours. Find speed of boat and speed. Speed of boat, ठीक है, स्पीड
Find speed of boat in still water and that of stream. Speed of boat in still water, पूरा ही लिख देता हूँ, एंड stream. तो स्टिल वाटर में हम मान लेते हैं कि लेट्स उसी को मानते हैं बोट, स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x kilometer per hour and speed of boat in stream is equal to y kilometer per hour. अब देखो, जब हम, एक बात याद रखना, दो बातें, जब हम अप स्ट्रीम, क्योंकि ज्यादा अभी समझाऊंगा नहीं, अप स्ट्रीम में जाते हैं तो वैल्यू निगेटिव होती है, x माइनस वाई, एक में दूसरे को माइनस करते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता क्या है, स्ट्रीम के अगेंस्ट, पानी की धारा जिधर को जा रही है उसके उल्टा अगर आप आ रहे हो तो ज्यादा अफोर्ड करना पड़ेगा। उस धारा के स्पीड से जब ज्यादा आपकी स्पीड होगी तभी ना आप उसको क्रॉस करके दूर जा पाओगे। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को प्लस करते हैं। अब अगर धारा के साथ ही आप जा रहे हो, स्ट्रीम के साथ ही जा रहे हो, तब तो आप कुछ भी ना करो तब भी आप चलते चले जाओगे, है ना। तो दोनों को ये कंडीशन होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी है x माइनस वाई, और आप कहोगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम टाइम की बात करेंगे और टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसीलिए डिस्टेंस को हमने ऊपर लिखा है और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको नीचे रखा है। फिर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, और समय इसने टोटल लिया है 7 आवर्स। ऐसे ही दूसरे कंडीशन को देखो, 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और फिर इसने समय लिया है कितना, 10 आवर्स का। अब अभी मैंने x माइनस वन वाई माइनस टू वाला एक क्वेश्चन करवाया था ना स्टार्टिंग में, तो आपको बताया था कि कैसे हम u और v लेट करके इक्वेशन करते हैं सोल्व। इसमें थर्ड फोर्थ इक्वेशन बनेंगी और लास्ट में x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आने के पूरे पूरे चांस है। हाँ, अब एक बस लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, और लीनियर का काम तमाम मैंने कर दिया है। अब काम तमाम करना आपका काम है। आप अगर इंटरटेनमेंट वीडियो तो ये होता नहीं है जो आप थोड़ा देखे थोड़ा स्किप किए, अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में बात आएगी। और श्योर करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को अगर देखते जाएंगे और उसको अच्छे से कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आप आने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आ जाते हैं कहाँ, लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends upon number of days one has taken food. Number of days one has taken food. अब आगे भी कहता है ये कि स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 days
she has to pay 1300 and she has to pay 1300 रुपया। आगे क्या है, मानसी टेक्स फूड फॉर 25 days, मानसी टेक्स फूड for 25 days and pays 3500. Find fixed hostel charge and mess charge. देखो 2-3 बार पढ़ेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम को तो वैसे समझ में बात आ जाएगी, और अगर फिर भी कोई समस्या है, मैं अभी बताया था ना कि दूसरे पेज पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी वाले को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, चाहे ये हॉस्टल वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, टैक्सी वाला एक क्वेश्चन होता है, जैसे टैक्सी, ऑटो वगैरह, ओला वगैरह जब आप करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही आप बैठेंगे तो टैक्सी का मीटर पहले ही बता देता है 25 रुपीज बैठने के साथ। फिर आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसके अनुसार से आपका जुड़ता जाएगा, लेकिन 25 फिक्स है, बैठे जैसे ही बैठे तो वो फिक्स है। तो वैसे ही हॉस्टल वाला होता है, क्या है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप खाना, अगर हो सकता है कि हम हॉस्टल में अपना बैग वैग रख करके, अब 20 दिन हम यहाँ रहे, 10 दिन अपने घर चले जाए, तो भाई 10 दिन तो हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है तो खाना तो खाएंगे ना मेस में। तो जब हम खाना खाते हैं, मेस का यूज करते हैं, तो पर डे के हिसाब से हमें वो चार्ज देना पड़ता है, लेकिन जब हम खाए ही नहीं तो सिर्फ रहने का ही चार्ज लगेगा ना। तो रहने का जो चार्ज है वो फिक्स है, हमने मान लिया कि लेट फिक्स चार्ज, जो रहने का चार्ज है वो एक्स है। भाई बैग आपका रखा हुआ है, आप रहो ना रहो, लेकिन वो तो लगेगा ही लगेगा महीने में आपका कॉस्ट। और मेस चार्ज मान लिया हमने वाई, मेस चार्ज पर डे हमने मान लिया वाई। तो अब सवाल के अनुसार देखते हैं क्या होगा साहब। तो फॉर स्वाति, फॉर स्वाति देखो महीने में ये तो उसको देना ही पड़ेगा, मंथली चार्ज है, लेकिन स्वाति कितने दिन फूड लेती है बेटा, ये 20 डेज लेती है, तो 20 डेज का ही तो ये पैसे देगी ना खाने का, और टोटल ये पे करेगी कितना 1300। और ऐसे ही मानसी की बात अगर हम करते हैं, और मानसी तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स चार्ज तो देना ही है जो हॉस्टल में रहने का है, और ये 25 डेज का आती है, तो भाई ज्यादा दिन खाओगे तो पैसे भी तो ज्यादा दोगे, 3500 इसको देना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए, फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, और फिर आपको सोल्व करना आता है। बताओ, इसके अलावे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं उन पे थोड़ा कंसंट्रेट कर देंगे, और लीनियर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आना, कुछ भी नहीं आना। अब इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत आसान टॉपिक। हाँ, उन कंडीशन जो 3 वाले बताए थे मैंने अभी के निकालने वाले, उनके कंडीशन तीनों जरूर देख लेंगे। इस चैप्टर से आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आप इसे बार बार सोल्व करें, और जो आपके न्यारे प्यारे हैं, दोस्त यार हैं, अगर आपने देखा है तो उनको भी आप रिफर करें कि भाई लीनियर इक्वेशन में इतने ही क्वेश्चन बोला गया है, सर ने कहा है, उसको करके देखो। और मैंने आपको देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप पीछे के वीडियो में देखेंगे साइंस के मैंने प्रमाण आपको दे दिए हैं कि साइंस में जो टॉपिक मैंने कहा, जो क्वेश्चन मैंने कहा, जो ब्लूप्रिंट मैंने दिया वही आया, और फिर मैथ्स में भी मैं वही चीज कर रहा हूं। तो करना तो आपकी जिम्मेवारी है ना। अब आपके दिमाग में मैं या कोई टीचर तो सेट नहीं हो सकते, हम लोग तो सिर्फ एक वे है, रास्ता है, और इसीलिए हमारे चैनल का नाम है वे टू एजू। एजुकेशन का एक रास्ता है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको स्प्रेड आउट करें। और अब 10th पे कंसंट्रेट करने के लिए इस बार मैंने 12th को खास करके जो बोर्ड क्लासेज हैं उनको मैंने इस बार नहीं गेट अप किया, लेकिन अब उनके पीछे भी
जरूरी हैं, बोर्ड क्लासेस मेरा फोकस है ना। आगे भी आपके काम आएंगे चैनल्स, अब जैसे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, बच्चों को बताएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ओके, जय हिंद।